Hello students, once again I welcome you all in my YouTube channel. Today I will discuss magnetic and insulating materials. This is the topic which is in electrical machine design course. जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में, यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं वो एल्यूमिनियम, कॉपर, इसको हम यूज करते हैं वहाँ पर। अब जो है हमारे इस लेक्चर में मैग्नेटिक एंड इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में डिस्कशन होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ द मटेरियल एंड डिसाइड द साइज ऑफ मशीन और इक्विपमेंट फॉर ए गिवन रेटिंग, एक्साइटेशन रिक्वायर्ड, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि मीनिंग इज़ वेरी सिंपल कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द मटेरियल, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल इन मटेरियल उस पर डिपेंड करती है और वही डिसाइड करती है साइज ऑफ द मशीन, यानी कि इक्विपमेंट की गिवन रेटिंग की क्या होगी, एक्साइटेशन हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन क्या होगी। इससे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उसमें कि सबसे पहली चीज़ जो प्रॉपर्टी हमें डिजायर्ड होती है वो होती है लो रिलक्टेंस की, यानी कि हाईली परमेबल मटेरियल होना चाहिए, यानी कि फ्लक्स जो है वो आसानी से परमिट होना चाहिए, उसमें फ़्लो होना चाहिए और उसको आसानी से फ़्लो होने के लिए उसका पाथ कैसा होना चाहिए, यानी कि पाथ में जो है वो रिलक्टेंस की वैल्यू जो है वो लो होनी चाहिए। जैसा कि आपने रेजिस्टेंस में जानते हो कि करंट आसानी से कब फ्लो करेगी जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। इसी तरह से लो रिलक्टेंस, यानी कि रिलक्टेंस की वैल्यू जो होगी यहाँ पर मैग्नेटिक अगर लो होगी रिलक्टेंस की वैल्यू तो फ्लक्स को फ्लो होने में आसानी रहेगी। यानी कि यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू से हम मटेरियल की जो डिफरेंट मटेरियल होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो फ्लक्स को कितना वो पास करते हैं वो डिपेंड करती है रिलेटिव परमेबिलिटी के ऊपर। तो हाई सैचुरेशन इंडक्शन सेकंड पॉइंट है जो कि टू मिनिमाइज वेट एंड वॉल्यूम ऑफ आयरन पार्ट्स। तीसरा पॉइंट जो है वो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सो दैट एडी करंट लॉस इज लेस, यानी कि सीधी सी बात है जहाँ भी करंट की बात आएगी वहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस भी साथ में होगा। अगर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एडी करंट के लिए है, यानी कि एडी करंट को पास होने में उसमें दिक्कत हो रही है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब एडी करंट लॉस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, क्योंकि एडी करंट जो है वो अनवांटेड होती है, इसलिए वह मटेरियल का जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वो ज़्यादा होनी चाहिए। नैरो हिस्टेरिसिस लूप और लो कोएर्सिविटी सो दैट हिस्टेरिसिस लॉस इज लेस एंड हाई एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो है हिस्टेरिसिस लूप की बात कही जा रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हिस्टेरिसिस लॉस किस पर डिपेंड करते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस जो होते हैं वो BH कर्व जो होता है उसमें आपने जानते हैं कि BH कर्व जो है ना कुछ इस तरह से बनता है और ये BH कर्व जो है एक एक्सिस पर H मैग्नेटाइजेशन फोर्स होता है और दूसरे पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। इसका जो एरिया है, एरिया डिसाइड करता है उस पर्टिकुलर मटेरियल में हिस्टेरिसिस लॉस कितने होंगे। जितना ज़्यादा ये एरिया होगा, अगर एरिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा लॉस, यानी कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होंगे, हिस्टेरिसिस लॉस जो होंगे वो उतने ही ज़्यादा होंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल हमारा इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि BH कर्व जो बनता है उसके अंदर, तो उसमें कैसा होना चाहिए, वो जितना नैरो होगा उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हाई क्यूरी पॉइंट। इसका क्या मतलब है हाई क्यूरी पॉइंट जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। इसका मतलब कि अबव क्यूरी पॉइंट और टेम्परेचर द मटेरियल लूजेज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ और बिकम्स पैरामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल की ख़त्म हो जाती है और मैग्नेटिक मटेरियल कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक, यानी कि इफ़ेक्टिवली वो जो है वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। इसका मतलब आपको पता है कि जो भी पार्ट आयरन के बने हुए हैं, मैग्नेटिक पार्ट है, मैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर अगर क्यूरी पॉइंट से ऊपर चला गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मटेरियल जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर दे। तो मटेरियल हमारा कुछ इस तरह से ही होना चाहिए कि जिससे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ना हो।
इसी तरह से मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन को हम अगर क्लासीफाई करें तो आपको पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल जो बेसिक डेफिनेशंस हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो डायामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं एंड फेरी मैग्नेटिक होते हैं। इस तरह से जो है वो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं। ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वही प्रॉपर्टी हमारे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सूटेबल होती हैं इलेक्ट्रिकल मशीन को डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आर एंटायरली किस में होती हैं ये सारी जो है ना फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो आयरन हो गया, इस मटेरियल को हम ले सकते हैं, निकल को ले सकते हैं, कोबाल्ट को ले सकते हैं और उनके द्वारा बने हुए एलॉय को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो द ओनली एक्सेप्शंस आर सम एलॉयस ऑफ मैग्नीज़, यानी कि जो एक्सेप्शन है वो एलॉयस ऑफ मैग्नीज़ में आते हैं कि जैसे मैग्नीज के जो एलॉय होते हैं वो एक्सेप्शन है यहाँ पर। द रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज फार ग्रेटर देन 1, यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होती है वो 1 से बहुत ज़्यादा होती है। When ferromagnetic materials are subjected to the magnetic field, the dipole aligns themselves in the direction of the applied field and get strongly magnetized। ये तो सिंपल डेफिनेशन जो है वो किसकी है कि मटेरियल मैग्नेटाइज किस तरह से होता है, यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचेंगे तो क्या होगा, डाइपोल अलाइन हो जाएंगे देमसेल्फ इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। तो इस तरह से जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटाइज होते हैं। फर्दर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो क्लासीफाई करते हैं हम, जैसा कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल हो गया या फिर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। तो अलग अलग टाइप का जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अलग अलग मशीन के लिए हम यूज करेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर के लिए अलग, हमारी जो मोटर है उसके लिए अलग, जनरेटर्स के लिए अलग, सिंक्रोनस जनरेटर, इंडक्शन मोटर है। तो कहाँ पर कौन सा मटेरियल हमको यूज करना है वो कैसा हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड हो सकता है, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल हो सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि पॉइंट नंबर ए में आप देखिए कि हार्ड और परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसका जो साइज है हिस्टैरिसीस लूप का, जो कि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले उसमें कि जो साइज है, ये जो आप BH कर्व देख रहे हो इसको हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। इसका साइज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो है वो राइजिंग मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है, यानी कि हार्ड और परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये जो कर्व है हिस्टैरिसीस लॉस जो देता है वो ग्रेजुअली राइजिंग मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है। इस तरह से जो मटेरियल है उसमें हार्ड में जो आते हैं वो कहलाते हैं हमारे कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील, एल्निको, हार्ड फेराइट। इसके अलावा जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें जो है वो स्मॉल साइज का हिस्टैरिसीस लूप बनता है, यानी कि इनका जो हिस्टैरिसीस लूप है वो स्मॉल साइज का होता है। और मैग्नेटाइजेशन कर्व कहता हो, यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन कर्व जो होता है वो स्टीप मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है। यहाँ पर ग्रेजुअली राइजिंग होता है और यहाँ पर किस तरह का कर्व होता है, यहाँ पर जो है वो स्टीप मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं मैग्नेटाइजेशन कर्व के बारे में फिर से जानने की कोशिश करूँ और खुद देखूँ तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटाइजेशन कर्व अगर इस तरह से ये कुछ बना रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन कर्व जो है क्या है, ये स्टीप मैग्नेटाइजेशन कर्व है। और दूसरा जो मैग्नेटाइजेशन कर्व अगर मैं इस दूसरे को देखूँ तो वो कैसा होगा, ये ग्रेजुअली राइजिंग मैग्नेटाइजेशन कर्व है इस तरह से। तो ये दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस रहता है। एक जो मटेरियल हार्ड के लिए उसमें जो है वो ग्रेजुअली राइजिंग होता है और दूसरे जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए जो हिस्टैरिसीस लूप उसके लिए जो है वो स्टीप मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट मैग्नेटाइजेशन मटेरियल है उसमें कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, रोल्ड स्टील, फोर्ज स्टील जनरली यूज। ये किस में यूज करते हैं हम जनरली, इसको जो है ना योक्स पोल्स ऑफ DC मशीन, यानी कि योक के लिए और योक में जो हम पोल को एम्बेड करते हैं उसके लिए हम DC मशीन में यूज करते हैं। रोटर्स और टर्बो अल्टरनेटर बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। वह स्टेडी और DC फ्लक्स इज इन्वॉल्व, जहाँ पर स्टेडी और DC फ्लक्स इन्वॉल्व होता है वहाँ पर हम जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं और जिसमें जो है कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, रोल्ड स्टील, फोर्ज स्टील, इस स्टील को हम यूज करते हैं। दूसरा जो है वो एक और स्टील कहलाती है, उसका नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज द सिलिकॉन स्टील। इसमें क्या हुआ कि आयरन के अंदर जो है वो 0.3% से लेकर के 4.5% का सिलिकॉन का वेरिएशन रहता है, यानी कि सिलिकॉन हम इसमें मिलाते हैं और इसको जो है वो लेमिनेटेड फॉर्म में यूज करते हैं। सिलिकॉन को ऐड करने से क्या होता है, सिलिकॉन इन प्रॉपर परसेंटेज रिड्यूसेस द कोर लॉस।
ट्रांसफार्मर या फिर जो मशीन होती हैं जिसमें कि हम कोर रखते हैं, योक होती है, इनमें सब में जो है वो हम कोर लॉस को रिड्यूस करने के लिए सिलिकॉन को मिक्स कर देते हैं और ये एजिंग को भी एलिमिनेट करती है। लो सिलिकॉन कंट्रोल जो है, जैसे कि आपने अभी देखा कि सिलिकॉन की जो परसेंटेज है वो 0.3% से लेकर के 4.5% तक हम मिक्स करते हैं। तो जहाँ पर लो सिलिकॉन स्टील की बात आती है, लो सिलिकॉन कंटेंट स्टील वो किसमें जो कहते हैं डायनो ग्रेड स्टील कहलाती है और वो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यूज करते हैं जो जहाँ पर हाई फ्लक्स डेंसिटी पर ऑपरेट करती हैं। हाई कंटेंट सिलिकॉन स्टील वो कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि 4 से 5% जनरली ट्रांसफार्मर में यूज होती है, ट्रांसफार्मर ग्रेड स्टील कहलाती है, या फिर हम इसको हाई रेजिस्टेंस स्टील भी बोलते हैं। इसके अलावा जो शीट स्टील है वो कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड भी होती है, CRGO जिसे बोलते हैं। ये जनरली ये कॉस्टलियर होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है एंड सुपीरियर होती है हॉट रोल्ड की तुलना में। CRGO स्टील जो है वो जनरली ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है। स्पेशल पर्पज एलॉय भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि निकेल आयरन एलॉय दिस इज़ द स्पेशल पर्पज एलॉय। इसमें जो है परमेबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी होती है निकेल आयरन एलॉय की, लेकिन एडिशन अगर हम इसमें मोलिब्डेनम का कर दें या फिर हम क्रोमियम मिक्स कर दें तो मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाती है। निकेल विद आयरन इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, इस तरह से अगर हाई निकेल परमलॉय यानी कि आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर और क्रोमियम, इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को हम मिक्स कर दें तो वो है वो करंट ट्रांसफार्मर में हम इस मटेरियल को यूज करते हैं। लो निकेल परमेलॉय इसको हम किस में यूज करते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी आयरन है लेकिन मोलिब्डेनम नहीं है, यहाँ पर सिलिकॉन है, क्रोमियम और मैग्नीज को यूज कर रहे हैं। यानी कि इस तरह के अलॉय को जो है वो ट्रांसफार्मर और इंडक्शन कॉइल बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो परसेंटेज है सिलिकॉन का मटेरियल का वो यहाँ पर जो है वो यहाँ दिया गया है। इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी कि मटेरियल कौन सा मटेरियल हम किस में क्या चीज़, सिलिकॉन ग्रेन ओरिएंटेड, सिलिकॉन ग्रेन नॉन ओरिएंटेड, इसके अलावा लो कार्बन, निकेल आयरन 50% अलग अलग परसेंटेज में, आयरन बेस्ड एमॉर्फस। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम इनकी परमेबिलिटी क्या है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, कोएर्सिविटी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। इस टेबल में सारी चीज़ें जो हैं वो समराइज़ की गई हैं, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती हैं। ये आपको डिज़ाइन डेटा बुक में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा मटेरियल है, जैसा कि अभी हमने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा कि इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट स्टील है, हार्ड स्टील है, वो कौन सी स्टील कहाँ पर यूज हो रही है, निकेल मिलाने से क्या हो जा रहा है, सिलिकॉन मिलाने से क्या हो जा रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी उससे इम्प्रूव होती है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज होती है, सारी चीज़ें आपने डिस्कस की। अब जो तीसरा मटेरियल आता है वो कहलाता है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल, सबसे पहली बात आपने ये समझनी है कि इंसुलेटिंग मटेरियल, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि टू अवॉइड एनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अवॉइड करने बिटवीन पार्ट्स एट डिफरेंट पोटेंशियल्स इंसुलेशन इज यूज्ड। यानी कि अगर मैं इस ट्रांसफार्मर की बात करूं तो इसके ऊपर क्या है, वाइंडिंग है। कौन कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और दूसरी वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। कौन सी है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पहली लिम्ब है, पहली, इस पर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होंगी, इस पर भी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होंगी, इस पर भी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होंगी, और दोनों के ही वोल्टेज जो होंगे वो डिफरेंट वोल्टेज होंगे, डिफरेंट वोल्टेज। इसका मतलब एक वाइंडिंग का वोल्टेज हाई होगा, एक वाइंडिंग का वोल्टेज लो होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर होगी वो जीरो पोटेंशियल पर होगी, जीरो वोल्टेज पर होगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमें इसके लिए जो है वो इंटर टर्न के बीच में, दो वाइंडिंग के बीच में, यहाँ पर जो है वो हमें इंसुलेशन यूज करना होगा। और इंसुलेशन की जो थिकनेस होगी, उसकी क्वालिटी होगी, वो डिपेंड करेगी वोल्टेज के ऊपर। तो यहाँ पर है कि आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो कहलाती है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, यानी कि ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल हो वो टेम्परेचर को बियर कर सकें, विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। गुड थर्मल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि अगर ये गर्म हो जाते हैं तो यहाँ से अपनी हीट को डिसिपेट कर सकें। शुड नॉट अंडरगो थर्मल ऑक्सीडेशन, थर्मल के साथ में, यानी कि थर्मल जैसे ही कि हीट बढ़ती है तो उसका ऑक्सीडेशन
नहीं होना चाहिए। शुड नॉट डिटोरिएट ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड रिपीटेड हीट साइकिल, हीट साइकिल में इनका डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए। शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, अगला क्या है, यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है इसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए, जिससे कि एक बाइंडिंग से दूसरी बाइंडिंग के बीच में किसी तरह के कोई भी ऐसी गुंजाइश ना हो कि वहाँ से करंट की कोई लीकेज हो सके। इसके अलावा जो 7 नंबर पॉइंट है वो है कि शुड नॉट कंज्यूम एनी पावर, यानी कि जब करंट उसके अंदर फ्लो नहीं करे कि तो इसका मतलब उसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है, करंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पावर लॉस कितना हो जाएगा, 0 होगा, यानी कंज्यूम पावर नहीं करना चाहिए। शुड विदस्टैंड स्ट्रेसेस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, हर समय जिस पर जो है वो वोल्टेज स्ट्रेसेस रहते हैं, जिसकी वजह से रोटेटिंग मशीन में भी यही होता है, डायनामिक में भी, मैकेनिकल फोर्सेस, ट्रांसफार्मर में इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं उनको इसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरह के स्ट्रेसेस को बियर कर सके। शुड रेजिस्टेंट वाइब्रेशन, एब्रेशन, बेंडिंग, यानी कि ये सारी चीज़ें उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वाइब्रेशन को उसको बियर करना है, यानी कि वाइब्रेशन के साथ साथ उसका जो है वो डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब ना करे, अगर मॉइस्चर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उससे क्या होगा कि उससे जो होगा उसमें मटेरियल, इंसुलेशन मटेरियल में जो है वो डिटोरिएशन आ सकता है, ख़राब हो सकता है। शुड बी फ्लेक्सिबल एंड चीप, यानी कि सबसे अच्छी बात यह है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि उसको आसानी से फिक्स करने में आसानी रहे। दूसरा जो है वो चीप होना चाहिए। लिक्विड इंसुलेटर शुड नॉट इवेपोरेट और बॉटल टाइट, यानी कि जो इंसुलेटर जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉलिड इंसुलेटर्स भी होते हैं, लिक्विड इंसुलेटर्स भी होते हैं और गैसियस इंसुलेटर भी होते हैं। तो इसमें लिक्विड इंसुलेटर शुड नॉट इवेपोरेट और वॉलेटाइल, यानी कि इसका मतलब ये है कि जहाँ पर लिक्विड इंसुलेटर का यूज करें वो समय के साथ साथ जो है वो हीट के डेवलपमेंट के साथ में वो ऐसा ना हो कि वो इवेपोरेट हो जाए। इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड वैक्यूम। द टर्म इंसुलेटिंग मटेरियल समटाइम्स यूज्ड इन ब्रॉडर सेंस टू डेजिग्नेट ऑल्सो इंसुलेटिंग लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम, यानी कि ये जो चीज़ है वो लिक्विड के लिए भी हम यूज करते हैं, इंसुलेटिंग लिक्विड जिसे बोलते हैं, इंसुलेटिंग लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम। तो सॉलिड का अगर मैं जहाँ तक सॉलिड इंसुलेटर की बात करूँ तो वो क्या है, कहाँ पर यूज होते हैं, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग एंड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, इन तीनों में यूज करते हैं। फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो हमारी मशीन के पार्ट हैं, मोटर एंड जनरेटर के, और ट्रांसफार्मर तो आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पर जो है वो सॉलिड में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये सॉलिड जो इंसुलेटर्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, इनऑर्गेनिक, एनिमल और प्लांट ओरिजिन, नेचुरल और सिंथेटिक पेपर, वुड, कार्डबोर्ड, कॉटन, जूट, सिल्क, ये सारी चीज़ें जो है वो फाइब्रस जो इंसुलेटिंग मटेरियल के कैटेगरी में आते हैं और इसको हम यूज करते हैं। प्लास्टिक और रेजेंस, ये दूसरे टाइप का हमारा सॉलिड इंसुलेटर है। नेचुरल रेजेंस, लाक, पॉलिस्टर्स, इपॉक्सी, सिलिकॉन रेजेंस, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पीवीसी एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो दूसरे टाइप के हमारे, एक फाइब्रस था, दूसरा जो हो गया, दूसरी कैटेगरी हो गई प्लास्टिक और रेजिन के फॉर्म में। तीसरा जो कैटेगरी है ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल वो रबर है, सॉलिड में ही आती है, यानी कि नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ब्यूटाडाइन, सिलिकॉन रबर, हाइपालीन, इस तरह के। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं जैसे कि माइका हुआ, मार्बल हुआ, टाक हुआ, क्लोराइड, टॉक क्लोराइड, ये सारी चीज़ें जो है वो मिनरल्स में आती हैं। सिरेमिक में पोर्सलिन, स्टेटाइट एंड एल्यूमिना आ जाता है। ग्लास इंसुलेटिंग मटेरियल जो है हमारे सॉलिड में आते हैं वो कहला रहे हैं हमारे सोडा लाइम ग्लास, सिलिकॉन ग्लास, लीड ग्लास, बोरोसिलिकेट, ये सारे जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल सॉलिड हैं, ग्लास कैटेगरी में आते हैं। और उसके अलावा नॉन रेजिनेंस भी होते हैं, जिसमें कि मिनरल वैक्सेस, एस्फाल्ट, ब्यूटेमिन, क्लोरीनेटेड नेप्थालीन और एनेमल्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे अनोदर जो टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल है वो कहलाते हैं हमारे लिक्विड टाइप, यानी कि जो लिक्विड टाइप इंसुलेटिंग मटेरियल है वो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर में जब बाइंडिंग हर समय उनमें करंट जाती रहती है तो इसका मतलब वहाँ पर हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी अंदर, तो उसको बाहर कैसे भेजें, तो बाहर भेजने के लिए इस टैंक के अंदर, इस ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर ऑयल भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। यानी कि ये एक ऐसा ऑयल है जो कि इस तरह से इसमें भरने से अंदर जो हीट होती है
उसको अपने में ट्रांसफ़र करके वो इस कूलिंग के माध्यम से वो सारे के सारा जो है वो इनके कांटेक्ट में आकर के ठंडा होता रहता है। यानी कि ऑयल यहाँ पर जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का काम कर रहा है। तो यानी कि जो लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल है, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स में यूज करते हैं, रिएक्टर्स में यूज करते हैं, रियोस्टेट्स में करते हैं, केबल्स में करते हैं, कैपेसिटर्स के अंदर करते हैं। इसके अलावा जो इसमें एग्जाम्पल्स हैं वो कहलाता है हमारा मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट जो कि है पेट्रोलियम से निकलता है, सिंथेटिक ऑयल, एस्क्रेल्स, पायरनॉल्स एक्सेट्रा, ये सारे हैं। तीसरी जो कैटेगरी है इसकी लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल की, वार्निश हो गया, फ्रेंच पॉलिश हो गया, लिकर हो गया, एपॉक्सी रेजेंस, ये सभी आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरी कैटेगरी इंसुलेटिंग मटेरियल की दैट इज कॉल्ड एज द गैसियस टाइप, यानी कि यहाँ पर एयर यूज्ड इन स्विचेस, यहाँ पर जो स्विचेस होते हैं हमारे, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर हुआ, तो इनमें सब में जो है वो गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। एयर कंडेंसर के अंदर यूज करते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में हमारा ये इसका यूज होता है। नाइट्रोजन जो है वो गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल जो कैपेसिटर में यूज होता है। हाई वोल्टेज गैस प्रेशर केबल्स ये यूज होते हैं, यानी कि प्रेशर केबल, हाई वोल्टेज गैस प्रेशर, ये केबल्स में यूज करते हैं। हाइड्रोजन जनरली यूज्ड एज ए कूलेंट, हाइड्रोजन को जो है वो एज ए कूलेंट भी यूज किया जाता है। इनर्ट गैसेज जिसमें कि नियॉन आ गई, आर्गन आ गया, मरकरी आ गई, सोडियम वेपर्स, ये सब जो है वो नियॉन साइन लैंप में आपने सुना होगा, इनमें सब में यूज करते हैं। हेलोजन्स लाइक फ्लोरीन यूज अंडर हाई प्रेशर इन केबल्स, यानी कि ये जो गैसेज टाइप के हैं वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन वाला जो पार्ट है उससे अलग हैं। मतलब एक तरीके से हम इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन में, इलेक्ट्रिकल मशीन को डिज़ाइन करने में गैसियस इंसुलेटर्स का यूज नहीं करते हैं। बाकी जो और जगह पर है वहाँ पर इस तरह के यूज होते हैं। ये इसलिए इसको यहाँ पर इसमें शामिल कर लिया गया है जिससे कि आपको एक इंसुलेटिंग मटेरियल की नॉलेज मिल जाए। तो नो इंसुलेटिंग मटेरियल, फाइनली हम कह सकते हैं कि नो इंसुलेटिंग मटेरियल इन प्रैक्टिस सेटिस्फाइज ऑल द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ऐसा कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है जिसमें कि सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ हो। तो देयरफॉर ए मटेरियल विच सेटिस्फाइज मोस्ट ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा मटेरियल हम चयन करते हैं जिसमें कि मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ हमको मिल जाती हैं और हम उसको अपनी डिज़ाइन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर के मैं कह सकता हूँ कि आपको अपनी मशीन के डिज़ाइन में आपको सबसे जो मुख्य चीज़ें हैं, एक तो कंडक्टिंग मटेरियल हुआ, यानी कि आपको कॉपर यूज करना है या एल्यूमिनियम यूज करना है। दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल हुआ, मैग्नेटिक मटेरियल में आपको बहुत सारे तरह के बताए, स्टील बताया, उसमें सिलिकॉन क्यों मिक्स करते हैं ये बातें बताई, और भी जो चीज़ें मिक्स करके अलॉय बनाते हैं वो बताया, और कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज हो रही है, कहाँ पर यूज करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई। और उसके अलावा तीसरा जो पार्ट था उसमें मैंने आपको इंसुलेटिंग मटेरियल जो 3 तरह के होते हैं उसमें कि मशीन के डिज़ाइन में लिक्विड और सॉलिड टाइप के इंसुलेटर का हम यूज करते हैं वो बताया। तो अब आप इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपकी जो भी इसमें दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को जो है वो मेरे मेल आईडी पर या यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जा कर के उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।